हेलो, वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम सेल्फ ऑब्सेस्ड बॉस और उसकी सेक्रेटरी किम की ब्यूटीफुल लव स्टोरी देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर के ड्रामा एंड सी ड्रामा एक्सप्लेनेशन। लव यू। इस ड्रामे के हीरो का नाम है ली योंग जुन और वो यूनियन ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। जब से उसने अपनी कंपनी को संभाला है तब से उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है और इसी वजह से वो देश का मोस्ट टैलेंट सीईओ का टाइटल भी जीत चुका है। और जहां तक उसकी अपीयरेंस की बात करें तो वो बहुत गुड लुकिंग है। एक अच्छी हाइट और ब्यूटीफुल फेस होने की वजह से उसके अंदर नखरा भी कमाल का है। बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम है कि वो उससे मिल सकें, उसके करीब आ सकें, लेकिन वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देता। और आज जब वो पार्टी में जाता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। और इसका जवाब हमें बाद में मिलने वाला है। अब हमें ड्रामे की फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं जिसका नाम है किम मी सू। और वो मिस्टर ली योंग के साथ 9 साल से काम कर रही हैं उनकी सेक्रेटरी की सीट पर। अगर ये कहा जाए कि वो एक परफेक्ट मैन की परफेक्ट सेक्रेटरी है तो ये गलत नहीं होगा। मिस्टर ली योंग की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी होती है। आज जब वो उसे एक मीटिंग के लिए रेडी करती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने आज तक मेरे से ज़्यादा परफेक्ट इंसान देखा है। और ऑफ कोर्स सेक्रेटरी किम को अच्छे से पता था कि इसे अपनी तारीफ करना कितना पसंद है। वो हर दफ़ा जवाब में या तो उसकी तारीफ कर देती थी या फिर स्माइल करती होती थी। आज ली योंग बहुत गुस्से में जाता है और मिस्टर जो को वो काम से निकालने की धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का इमेज खराब हो गया है। पता है इमेज बनाना कितना मुश्किल काम होता है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, जबकि मिस्टर जो का रोना धोना स्टार्ट था कि शायद मैं अब इस जॉब पर नहीं रह सकूंगा। लेकिन सेक्रेटरी किम सारा कुछ वहां से कवर अप करती है और उसे कहती है आज का दिन ऑफ ले लो, घर पर रेस्ट करो, कल आ जाना। लेकिन उसके निकलते ही उसका डेस्क और उसकी सारी चीजें रिमूव करने का ऑर्डर दे देती है। और यहाँ पर वो यही जवाब देती है कि आज तक क्या मिस्टर ली योंग ने किसी को सेकंड चांस दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं देने वाले। और तो और मिस्टर ली योंग इस सीट पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, उनकी कैलकुलेशन और उनका बिजनेस एक्यूमेन कमाल का है। और आज एक प्रेजेंटेशन में एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और वो कैलकुलेशन में वो मिस्टेक 2 मिनट में पकड़ लेते हैं और कहते हैं और उसके जाते ही दिखाते हैं कि हर कोई उससे डरता भी बहुत है और उससे इम्प्रेस्ड भी बहुत है। आज वो सेक्रेटरी किम से कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। 9 साल पहले तुम मेरे साथ यूएस के ट्रिप पर जब गई थी तो तुमने कितनी मिजेबल इंग्लिश बोली थी। अब यहाँ पर सेक्रेटरी किम सारा क्रेडिट अपने बॉस को देते हुए कहती है कि ये सब आपके गुस्से और मुझे एम्बैरेसमेंट करना कंटिन्यू रखता है, ये बताते हुए कि उसने एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत की है। अब उसके बाद शाम को ली योंग एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर वो अपनी पार्टनर साथ में सेक्रेटरी किम को ही लेकर गया था। ये स्पेनिश एम्बेसडर की पार्टी थी और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ली योंग न सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से जानता था। बहुत सी गर्ल्स उससे इम्प्रेस थीं। और तो और कुछ को ऐसे लगने लगता है कि स्माइल करता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन वो उन तीनों गर्ल्स को हटाता हुआ उनके बीच से गुजरकर जाकर सामने मिरर को देखने लगता है और यही सोच रहा था कि क्या कोई मेरे जैसा हैंडसम हो सकता है इस दुनिया में दूसरा। और बस वहां से वापसी पर जाते हुए यहाँ पर सेक्रेटरी किम उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और वो आगे से उसे तुरंत ही रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो ये उसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होगी। बोलने लगता है कि देखो, मुझसे आप लव कन्फेस मत कर देना, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसे खराब मत करो। और किम सू उसकी बात पर सिर्फ स्माइल कर देती है और फिर कहती है नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एक्चुअली आप अपने लिए नई सेक्रेटरी तलाश कर ले, मैं ये जॉब क्विट करने वाली हूँ। और वजह वो यही बताती है, पर्सनल रीजंस। अब यहाँ पर तो वो इट्स ऑल राइट कह देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस बात से ली योंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात के 2 बज चुके हैं, उसे नींद क्यों नहीं आ रही। शायद जाने अनजाने ने इस 9 साल के अंदर अंदर उसे सेक्रेटरी किम की एक आदत सी पड़ चुकी थी और उसके बगैर वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में भी ये खबर फैल जाती है कि मिस किम ये जॉब छोड़ने वाली है। सब उससे पूछते हैं तो वो भी उनको पर्सनल मैटर कह देती है और उसके बाद ऑफिस की बाकी गर्ल्स यही सोचने लगती हैं कि नेक्स्ट सेक्रेटरी कौन बनेगी। यहाँ पर मिस बंग को बहुत आशा थी कि मिस किम के जाने के बाद वही ये सीट संभालेगी, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे मिस्टर ली योंग इतने हैंडसम है, इस ऑफिस में दूसरी ब्यूटी सिर्फ मैं ही हूँ।
अब नेक्स्ट डे ली योंग उससे इस बारे में बात करने की कोशिश तो करता है कि तुमने अच्छे से सोच तो लिया है, लेकिन क्या करता, उसे रोक भी नहीं पाता। उसकी ईगो बीच में आ जाती है और कहता है ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे दो नई सेक्रेटरी के लिए। लेकिन जब भी इतना डिस्टर्ब होता था, हमेशा अपने फ्रेंड पार्क के पास पहुंच जाता था। आज भी वो पार्क के पास जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी जॉब अचानक से 9 साल बाद क्यों छोड़ रही है। लेकिन पार्क का कहना था कि वो लड़की कोई आम सी लड़की थोड़ी है जिसने 9 साल तुम्हारे साथ इतना मुश्किल समय बिताया है। उसके लिए तो कोई स्पेशल टाइटल होना चाहिए। वो लड़की नहीं, वो एंजल है। लेकिन वो उसे मशवरा क्या देता, वो तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि वैसे भी ये 9 ईयर वाला शब्द ये बहुत ज्यादा मनहूस होता है। एक्चुअली उसकी भी डिवोर्स हो गई थी अपनी वाइफ से, और पता है 9th एनिवर्सरी पर उसकी वाइफ ने उसे क्या बोला था कि पता नहीं क्यों तुम सांस भी लेते हो, तुम्हारी वजह से ऑक्सीजन जाया हो रही है, मर ही जाओ। जबकि उधर हमें मिस किम को दिखाते हैं। आज वो अपने लोन की लास्ट पेमेंट करने के लिए जा रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि ये लोन अपने सर से उतारना उसका सबसे बड़ा टास्क था जो फाइनली पूरा हो गया है। लेकिन उसने जैसे अपनी पर्सनालिटी भुला ही दी थी। यहाँ पर वो अपने नाम की मिस्सू की जगह सेक्रेटरी ली लिख देती है और थोड़ी ही देर बाद बॉस उसे दोबारा से बुला लेते हैं और वो काम पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उसे अपने साथ लिए आज घर की तरफ जाता है क्योंकि उसने लंच अपनी फैमिली के साथ करना था। यहाँ पर वो बीच रास्ते में रुककर उससे बात करने लगता है और उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि ये इनकार करने वाली है। उसे बोलने ही नहीं देता, कहता है साथ में एक असिस्टेंट भी दे दूंगा अगर काम का बर्डन बढ़ जाए। वो फिर से इनकार करती, अकोमोडेशन, सैलरी पैकेज, पता नहीं कितने इंसेंटिव्स गिनवाने लगता है और घर जाते से उसे कहता है एक दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो। अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच करता है। उसके मॉम डैड को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था। लगता था कि जैसे मिस किम उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही बन गई है। वो जिस तरह से उनके बेटे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, उनको लगता था कि यही उनके बेटे के लिए परफेक्ट है। अब डैड ली योंग को साइड पर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी समय आ चुका है। मेरी आखिरी विश यही है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहता हूँ। लेकिन ली योंग कहने लगता है कि डैड बहाने ना बनाएं, आपकी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट में चेक करता रहता हूँ, आप परफेक्टली फिट हैं। और उधर मम्मी अकेले में बैठ जाती हैं मिस किम के साथ और यहाँ पर वो किम मिस्सू से यही कहने लगती हैं कि तुम इतने साल से मेरे बेटे के साथ हो, उसका आज तक कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ। 1-2 दफा पार्टीज में वो गर्ल्स को लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ इमेज के लिए। और फिर यहाँ पर वो डरते डरते उससे एक क्वेश्चन पूछती है और वो ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर उनकी जबान साथ नहीं दे रही थी और चाय का कप बस उनके हाथ से गिरने ही वाला था। वो कहती है कि क्या मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं। ये बात मिस किम ने गेस कर ली थी। वो कहती है ऐसा आप सोचे भी ना आंटी, मैं उसे साल से जानती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये सुनकर उसकी मम्मी को तसल्ली हो जाती है। लेकिन मम्मी की नजरों से लग रहा था कि वो किम मिस्सू को बहुत लाइक करती है। अब हमें शाम को दिखाते हैं। आज किम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि उसके कंधों से एक भारी बर्डन उतर चुका था और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर्स के साथ डिनर कर रही थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक खड़ूस बॉस के साथ इतने साल उसने ये जॉब इसीलिए काटी थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके डैड ने उन पर बहुत भारी लोन चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें स्ट्रगल करके वो लोन चुकाना चाहती थी। और तो और ये लोन चुकाते हुए यहाँ पर किम की गाड़ी भी बिक गई थी, जो कि उसे मिस्टर ली योंग ने लेकर दी थी जब वो 10 मिनट लेट आई थी। उधर ली योंग परेशान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये पर्सनल मैटर क्या है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने को रेडी बैठी है। और बस वहीं के वहीं उसे रियलाइज हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि आज पार्टी में एक लड़की मेरे करीब आ गई थी और वो उससे यही कह रही थी कि आज मेरी बर्थडे है तो कम से कम मुझे एक बुके ही गिफ्ट कर दो। और यहाँ पर सेक्रेटरी किम हमेशा से कमाल की थी। वो समझ जाती थी कि किस मौका पर क्या करना है। वो तुरंत ही जाती है, भागती हुई और एक बुके लेकर आ जाती है। लेकिन एक्चुअली उसे पोलन से एलर्जी थी और इसी वजह से उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वाटरी आईज हो गई थी। अब बस वही फेस ली योंग की नजरों के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उस लड़की को बुके दिया था, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं नोटिस की कि उसे जेलसी हो गई थी। एक्चुअली वो इतने साल मेरे साथ थी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे लिए फॉल ना कर चुकी हो।
उधर किम जब डिनर कर रही थी तो उसी टाइम पर उसे ली योंग कॉल कर देता है और कहता है, तुम्हें पता है ना मैं कहाँ हूँ, मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। और हमेशा से किम ने चाहे वो जिस टाइम पर भी उसे कॉल करता, उसका ऑर्डर मानना उसकी जिम्मेदारी थी। आज जब वो जाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे स्पाइडर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। लगता है कि उसे स्पाइडर से फोबिया था। अब वो उसकी गाड़ी के करीब जाती है तो देखती है वो खुद से ही बातें कर रहा था। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वो उसे फ्लावर्स का बुके पकड़ा देता है, जो कि पकड़ते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई थी और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी आ गए थे। दोबारा से ली योंग ने और तो कुछ नोटिस नहीं किया था, ये जरूर सोच लिया था कि ये टची हो गई है, इसलिए तो इसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं। अब वो तुरंत ही उठाती है वो बुके और जाकर पीछे ट्रंक में फेंक आती है। और वो सारा रास्ता उसे यही सुनाता आ रहा था कि मेरे और जी रान के बीच कुछ भी नहीं है, बस यही समझो कि जैसे सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप तक की बात है। और हाँ, इतना भी बता दो कि मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इसे इसलिए सुना रहा था ताकि अगर उसके अंदर कोई जेलसी है तो वो खत्म कर दे और रिजाइन देने का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि किम मिसू इस बारे में जरा भी नहीं सोचती थी कि वो किसी को डेट कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर वो जवाब में उसे सिर्फ इतना ही कह देती है कि सर, मैं रिजाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की लाइफ अब जीना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर लियोंग पिछले 2 दिनों से रात 2 बजे तक नींद नहीं आई थी। आज नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म बज जाता है और वो सारी रात यही सोचते गुजार देता है कि अभी तक की 9 साल अपनी लाइफ नहीं जी रही थी क्या। और इतनी टेंशन पड़ गई थी कि बेचारे के फेस पर एक पिंपल भी निकल आया था और ये देखकर वो पिंपल पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लॉलेस चेहरे पर अपीयर होने की। अब वो ऑफिस जाकर यही कैलकुलेशन करने लगता है कि उसने अब तक उसके साथ कितने घंटे बिताए हैं। ओवर टाइम मिलाकर उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया था जितना एक मैरिड कपल भी साथ नहीं रहता। लेकिन वो आगे से यही सोचने लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है क्योंकि वो मुझे कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है जब सेक्रेटरी किम को, तो वो आज बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं और ये है कि इसके फेस पे से स्माइल नहीं हट रही। अब फाइनली वो दोनों मिलकर नेक्स्ट सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ पर वो एक सेक्रेटरी को इस बात पर चूज कर लेता है क्योंकि उसका सरनेम भी किम था और उसे यही ख्याल आने लगता है कि शायद इसका नाम किम सेक्रेटरी होने की वजह से मुझे मिस किम मिसू की कमी फील ना हो। अब फाइनली उसने सेक्रेटरी तो हायर कर ली थी, अब उसकी ट्रेनिंग करना किम का काम था। वो उसे फिर से पूछता है तो वो कह देती है कि एक्चुअली सर, देखिए मेरी एज काफ़ी हो गई है, आई थिंक मुझे अब सोचना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, मुझे डेटिंग करनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनमें से कुछ तो अब मैरिड थीं और बच्चों की ममा भी। और तो उसके हैंडबैग से अपनी चीज़ें कम और मिस्टर लियोंग की चीज़ें ज़्यादा निकलती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि फाइनली वो नई सेक्रेटरी की ट्रेनिंग करके यहाँ से फारिग हो जाएगी। नई सेक्रेटरी के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट रखती है और वो ये था कि अपनी लाइफ खुद की जीना मत भूलना। लेकिन इतनी रात को उसे पता चलता है कि उसके घर पर कोई आया है और वो कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही था। ली योंग उसे नीचे लेकर आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? वो आगे से कहने लगती है कि सर, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और छुट्टी मुझे कब हो मुझे पता ही नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हालत में डेट कर सकती हूँ? क्या शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दो? वो कहने लगती है, आप क्या चाहते हैं, यही जॉब करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊं और जब मुझे बूढ़े होकर किसी की ज़रूरत हो तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब आगे से लियोंग उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है और कहने लगता है कि देखो, अगर तुम ये जॉब ना छोड़ो, मेरी सेक्रेटरी ही रहो, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ मैं ली योंग जुन तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इस बात पर किम जरा भी शौक नहीं हुई थी, बल्कि पास आकर उससे पूछने लगती है, सर, आपने पी हुई है? अब ये बात वो पाक को बैठकर बता रहा था और पाक उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो चुके हो। पर क्या करें हमारा हीरो, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहता है कि क्या धरती पर ऐसी कोई लड़की होगी जिसे मैं शादी का बोलूं और मुझे रिजेक्ट कर दे? इम्पॉसिबल। बल्कि वो खुद से ये सोच लेता है कि एक्चुअली वो प्रॉपर प्रपोजल चाहती होगी शादी का। उधर किम मिसू के घर पर लियोंग के वापस जाते ही जिया पहुंच जाती, जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा लियोंग से क्या रिश्ता है। वो आगे से उसे समझा देती है और कहती है कि मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, आज तक उसने किसी लड़की को डेट नहीं करा और इसकी वजह जानती हो क्या है? क्योंकि वो इतना परफेक्ट है कि उसे कोई लड़की खुशी नहीं दे सकती। जबकि उधर पाक यहाँ पर लियोंग को कहने की कोशिश करता है,
कोई बात नहीं, नई सेक्रेटरी आ जाएगी, और अगर तुम इतने ही ऑब्सेस्ड हो तो खुद से क्वेश्चन करो कि तुम उसे एज अ सेक्रेटरी लाइक करते हो या फिर एज अ वुमन। अब लियोंग फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं था, और वो कहने लगता है कि बताए वो बिल्कुल एक टेलर मेड सूट की तरह से है, ऐसी सेक्रेटरी जो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। जबकि उधर किम मिसू आज अपनी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें उसने अपने बचपन के स्वीट हार्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट डे जिया काम पर आ जाती है, और जिया की ट्रेनिंग जब किम मिसू कर रही थी तो पुरानी फाइल्स में उसे एक फोटो दिखती है जो कि 9 साल पुरानी थी। ये वो समय था जब उसने लियोंग के साथ नया नया काम स्टार्ट किया था। वो उसके साथ कुछ अरसे यूएसए में जा रही थी उसकी सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन वहां पर वो उसे छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांट दिया करता था। इसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो गई थी, और एक दिन चिल्लाकर बोली थी कि क्या आपको पता भी है, मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, 2-3 घंटे सोती हूँ, यहाँ से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? और आगे से लियोंग ने कहा था, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। यहाँ पर बेचारी किम का बहुत मन करता था वो जॉब छोड़ने को, लेकिन वो क्या करती, वो लोन्स में दबी हुई थी, और इसी वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ सकी, और उसने खुद को भी उसी की तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी बन चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में अपने कोलीग्स को कहने लगती है कि मैं तो थोड़े अरसे बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तो आप लोगों को एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं, और आज शाम को वो लोग इकट्ठे डिनर पर जाएंगे। ये बात उनका बॉस भी सुन लेता है, और एक तरफ तो वो बेचारा खुद उसके जाने में देवदास बना बैठा था, और दूसरी तरफ वो लोग पार्टी कर रहे थे। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अब शाम को वो सारे लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे, एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में जाकर, और बस वो लोग अपनी ही मस्ती में वहां बैठे हुए थे कि वो अचानक से देखते हैं कि वहां पर कोई आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्ट था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे देखकर यहाँ पर लोग खुश होने के बजाय अनईजी फील करने लगेंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं लियोंग को प्यार हो चुका था, वरना वो मिस किम के पीछे इतने सस्ते से रेस्टोरेंट में क्यों आता? वो तो हमेशा ब्रांडेड जगहों पर जाता था। अब यहाँ पर वो अपने बॉस को खुश करने के लिए कहने लगते हैं कि क्यों ना हम कॉम्प्लीमेंट कंप्लीशन करें। अब यहाँ पर बॉस का कॉम्प्लीमेंट कंप्लीशन को ये मतलब था कि सब लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहना। तो नई सेक्रेटरी जिया उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी तरह से मुझे ट्रेन कर रही है। और तो और किम मिसू की बारी आती है, तब यहाँ पर लियोंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहुत सारी तारीफें करेगी जाते जाते, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि आज मैं पहली दफ़ा खुद की तारीफ करना चाहती हूँ कि मैंने ये 9 साल बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। अब ये सुनते ही लियोंग को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम कहीं और चले, और वो लोग करोके चले जाते हैं। और ये देख कर लियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किम कितनी खुश नजर आ रही है यहाँ से जाते हुए, पर फिर भी किसी तरह से लियोंग ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है। और तो और आज वो किम को खुद घर तक वापस छोड़ने के लिए भी आया था, और उसे जाते जाते कहता है कि देखो कितनी मुश्किल में मैंने ये सारा समय तुम्हारे साथ बिताया, तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी। और यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि इस माहौल में किम बेचारी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो खुश क्या होती? वो उसे कहने लगता है कि आज से तुम्हारी रोजाना की लाइफ ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि मैं स्वीट सा इंसान तुम्हें अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर किम मिसू जरा भी लिहाज नहीं करती, तुरंत ही उसे कह देती है, सर यू आर नॉट माई टाइप, मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान से डेट करूंगी, और उसी से ही शादी। अब यहाँ पर वो ऊपर तो चली गई थी, लेकिन लियोंग को बहुत गुस्सा आया था। वो मैसेज पर सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है, नीचे गाड़ी के पास खड़े हुए ही उससे कहने लगता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की। वो भी आगे से कोई लिहाज नहीं रखती, ऑफकोर्स जॉब छोड़ने वाली थी। उससे कह देती है कि आप कितने सेल्फिश इंसान हैं, सारा सारा दिन आप शीशे में अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं, और तो आपको पता भी है ये 9 साल मैंने कैसे बिताए हैं। क्या मैं अपनी सारी लाइफ इन 9 सालों की तरह एग्जॉस्टिंग करना चाहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं, और बहुत इनकंसिडरेट इंसान हैं। अब वो जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही रिप्लाई करता कि 2 लोग मुझे इनकंसिडरेट नहीं कह सकते, एक तुम और मेरा एक भाई। अब बेचारा लियोंग घर आता है तो उसे आज बहुत बुरा सपना आता है, और उसकी वजह से उसे रात को फिर से नींद नहीं आई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी टाई को देखकर उसे दोबारा से किम मिसू की याद आने लगती है। उसने पहले दिन जब उसे टाई बांधी थी तो वो बहुत डरी हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने टाई नहीं पहनी हुई थी, तो यहाँ पर किम मिसू उसके पास आती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और कहता है ये सब करने की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम्हारे 9 ईयर्स की स्ट्रगल का थैंक यू, बस 1 महीना और गुजार लो, तब तक वो लड़की ट्रेन हो जाएगी तो
तुम जा सकती हो। अब वो सारा दिन मीटिंग्स पर और हर जगह उसे इग्नोर करता रहता है और नई वाली सेक्रेटरी जिया को इम्पोर्टेंस दे रहा था। एक दो से गलतियां होती हैं तो किम को ही डांट पड़ती है कि तुम उसे सही से ट्रेनिंग दो, लेकिन जब जिया उसके पास आती है और उसे टाई बांधने की ऑफर करती है तो वो तुरंत ही इनकार कर देता है और लगता है कि आज से पहले उसने किम मिसू के अलावा खुद के करीब और किसी को नहीं आने दिया था। अब नेक्स्ट डे किम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाती है। वहां पर एक क्वेश्चनेयर उसके पास आया था जिसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाएं तो आपके क्या क्या सपने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चनेयर किसी और ने नहीं बल्कि लियोंग ने ही अरेंज करा था। वो ये जानना चाहता था कि किम मिसू के कौन कौन से सपने हैं डेटिंग से रिलेटेड और वो पूरे करके दिखाएगा उसे। दूसरी तरफ किम मिसू को दिखाते हैं। एक्चुअली वो खुश तो बहुत थी, जॉब छोड़कर उसे रिलीव्ड फील हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जिस तरह से खुद को इग्नोर होते हुए देख रही थी सेक्रेटरी जिया के सामने, उसे बहुत बुरा फील होता है। कहीं ना कहीं जेलसी तो उसके अंदर भी जल रही थी। अब नेक्स्ट डे वीकेंड था और यहाँ पर मिस्टर पार्क उसे कॉल करता है, एक जगह पर बुलाता है कि इंपॉर्टेंट काम है तुमसे। वो वहाँ पर जाकर खड़ी होती है, लेकिन पता चलता है कि पार्क तो सिर्फ एक बहाना था। वहाँ पर लियोंग ने उसे बुलाया था। वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और जॉय लैंड की बाहर की जगह दिखती है और मिस्टर परफेक्ट स्माइल करता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा का सारा फन लैंड आज उसने बुक करा लिया था सिर्फ और सिर्फ किम मिसू के लिए। वो उसके साथ राइड्स पर बैठता है और उसे बहुत सारा एंजॉय कराता है। यहाँ पर उसने किम के फेस पर जो स्माइल देखी थी तो वो देखकर उसे लगने लगा था कि शायद इसी को ही ये जिंदगी जीना बोल रही थी जो कि पिछले 9 ईयर्स से जी नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद वो उसे एक स्पेशल सा डिनर भी कराता है और अपने हाथों से उसे मीट भी प्रिपेयर करके देता है। ये सब देखकर किम मिसू काफ़ी हैरान हुई थी। वो उससे पूछती भी है कि सर आप ठीक तो हैं, ये सब मेरे लिए क्यों। वो आगे से कह देता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, 9 साल मेरे साथ काम किया है तो मैं अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक फेयरवेल देना चाहता था, बस यही बात है। यहाँ पर लियोंग उसे अपने बचपन की भी कुछ बातें बताता है और कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने 2 ग्रेड स्किप किए थे और 1 के बाद मैं सीधा 4 में